हेलो, जय हिंद। आज हम लोग डेलनेट के बारे में जानेंगे। डेलनेट भी एक प्रकार का नेटवर्क, पुस्तकालयों का नेटवर्क है, सूचना का नेटवर्क है। तो इसके उद्देश्यों, उसके सेवाओं और उसके गतिविधियों को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो डेलनेट का पूरा नाम है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डेलनेट, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। इसको बनाया था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने, सबसे पहले इसने बनाया था। और ये क्या हुआ था कि 1988 में दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने एक सभा बुलाया था। उस सभा में एक समिति का गठन हुआ था और पुस्तकालयों के नेटवर्क को बनाने की बात हुई थी, और उसी का परिणाम है ये डेलनेट, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। और उस समय निसात एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइब्रेरी के क्षेत्र में काफ़ी वर्क करता है। जैसे हम लोग निसात के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये रहा निसात, जस्ट निसात, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ, निसात का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड निसात ऑब्जेक्टिव क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ निसात इज नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द रोल ऑफ निसात is important for linking and coordination information resources, information system and services available in India। तो इसका ये मतलब है कि जिस सूचनाएं या संसाधन या इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको ये लिंक करता है। और निसात को 1975 में साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में इसको सबसे पहले बनाया गया था। तो ये निसात है जिसने इस डेलनेट को बनाने के लिए पैसे दिए थे, धन इकट्ठा करवाया था। और 1992 में इसने तकनीक भी दिया था। आजकल आपने सुना होगा कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, उसके लिए काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। तो निसात ने टेक्नोलॉजी भी दिया था और पैसे भी दिया था डेलनेट को बनाने के लिए। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित करना, और उसके बाद पुस्तकालयों के मध्य में संसाधन के रिसोर्स शेयरिंग करना, संसाधन का सहभागिता करना। अब इसमें ये सारे चीज़ क्यों करना, कैसे करना? सबसे पहले हमें काम करना होगा, सूचनाओं का संकलन करना होगा, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशंस। फिर उसका संग्रहण करना होगा, फिर उसका प्रसारण करना होगा, और उपभोक्ताओं को कंप्यूटर आधारित सेवाएं प्रदान करना। ये इसका सबसे पहला लक्ष्य था। दूसरा, एक तो प्रसूतीकरण, पत्र पत्रिकाएं या ऑनलाइन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसका चयन आदि करने के लिए पुस्तकालयों को मार्गदर्शन देना, एक गाइड के रूप में काम करना, ये डेलनेट का दूसरा उद्देश्य था। तीसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग ऑनलाइन कंटेंट वगैरह बनाते हैं या डेटाबेस तैयार करते हैं तो उसमें कई चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो उस रिपीटेशन को कम करना या ख़त्म करना, इसका तीसरा उद्देश्य था। अगला था रेफरल केंद्र। रेफरल केंद्र के बारे में हम लोग पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसका विस्तृत मैंने बताया था कि रेफरल केंद्र क्या चीज़ होता है। रेफरल केंद्र का यही मतलब होता है कि किसी चीज़ को रेफ़र कर देना। हमारे पास किताब नहीं है लेकिन हम आपको बता देंगे कि फलाने लाइब्रेरी में जाइए और वहाँ पर ये पुस्तक मिल जाएगा, इसी को हम बोलते हैं रेफरल केंद्र। इसकी स्थापना करना, और उसके बाद केंद्रीय ऑनलाइन संघ की भी स्थापना करना। जिससे क्या होता है, जब केंद्रीय ऑनलाइन संघ होगा प्रसूतियों का, तो उसमें जितने भी डेटा होंगे सारा एक जगह पे इकट्ठा होगा और कोई भी पुस्तकालय उस डेटा को प्राप्त कर सकता है। दूसरा, या तो यांत्रिक ढंग से हो, यांत्रिक मतलब मशीन से, या हस्तचालित मतलब या हाथों से, मैनुअल से प्रलेखों का वितरण हो, उसको प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान करना। कि मतलब जितने भी हमारे पास कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, चाहे मैनुअल हो या मशीनों के द्वारा हो। ये इसका लक्ष्य था। अगला, जो ग्रंथ होते हैं या पत्र पत्रिकाएं होते हैं या कोई सामग्री होता है, उसके डेटाबेस को निर्माण करना। दो तरह के हमें डेटाबेस बनाना है, एक तो ग्रंथ, पत्र पत्रिका या सामग्री हो गया। दूसरा, जो परियोजनाएं होती हैं या जो विशेषज्ञ होते हैं या जो संस्थान, इन तीनों का भी डेटाबेस तैयार करना। तो दो तरह के डेटाबेस भी हमें तैयार करना होता है। उसके बाद यांत्रिक उपकरण भी हमें खरीदना या उसको इकट्ठा करना। यांत्रिक उपकरण जब हम इकट्ठा करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो सूचना होगा वो बहुत ही तेज़ी से उपभोक्ताओं तक या अन्य पुस्तकालयों तक पहुंचाया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक रूप में। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी खरीदना या उसे अधिग्रहण करना। अधिग्रहण करना मतलब खरीदना होता है या किराए पे लेना, इसी को बोलते हैं।
दूसरा, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समन्वय स्थापित करना कि जिससे सूचनाएं निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक पहुँचे या ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक पहुँचे। अगला, नेटवर्किंग और संसाधन सहभागिता का जो प्रकाशन का भी दायित्व तो इसको संभालना चाहिए कि जैसे कई तरह की प्रकाशन के द्वारा, जैसे नेटवर्किंग से संबंधित और रिसोर्स शेयरिंग के संबंधित अगर हम लोग कोई प्रकाशन, जैसे कोई बुक निकालें या कोई मंथली मैगज़ीन निकालें या कोई न्यूज़पेपर निकालें, तो उससे जागरूकता बढ़ेगी। और ये अनेक दिशाओं में प्रगति का काम किया, डेलनेट ने काफ़ी अच्छा काम किया, उसकी सेवाएं हम लोग देख लें तो सबसे पहला जो इसने काम किया, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन का काम किया। अब इसने क्या किया कि एक समिति बना दिया कि समिति ने बताया कि कौन कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए उस लेवल की लाइब्रेरी के लिए। जैसे कुछ स्टैंडर्ड मैं बता देता हूँ, जैसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए लाइब्रेरी का, कि एक तो पढ़ने वाला जो कमरा होना चाहिए लाइब्रेरी का अलग होना चाहिए, पुस्तकों का कमरा अलग होना चाहिए, उसमें प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारी होने चाहिए लाइब्रेरी में, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए जिसमें ओपैक वगैरह की भी सुविधा होनी चाहिए। दूसरा, सफाई वगैरह ठीक से होनी चाहिए, लाइब्रेरी बीच में होनी चाहिए। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या वेंटिलेशन है लाइब्रेरी में या इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, तो ये सारी चीज़ें, और उसमें कितनी पुस्तकें होंगी, क्या वो मंथली मैगज़ीन्स वगैरह या मंथली जो शोध पत्र वगैरह जारी होते हैं वो पुस्तकालय मंगाते हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें मानक तय की करने के लिए बनाई गई। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे AACR, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, ये तकनीक है। दूसरा, डेटाबेस सेवाएं इसने किया कि सारे जितना भी डेटा था उसको कलेक्ट करके उसको ऑनलाइन इसने निर्माण कर दिया, जिससे सारे पुस्तकालय और जो व्यक्ति है, उपभोक्ता है, उसके द्वारा प्राप्त किया जा सके। कुछ लोग दिखाई नहीं देता उनको, तो उनके लिए ब्रेल लिपि की पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई, और उसके बाद कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता तो उनको देखने के लिए, मतलब विजुअल कंटेंट प्रोवाइड किया जाने लगा। तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया डेलनेट ने, एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट जो था वो थोड़ा सा बेकार किस्म का था, उसने अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन डेलनेट ने अपने उद्देश्यों को पूरा किया। सॉफ्टवेयर को भी इसने उपलब्ध करवाया। एक है डेल्सिस सॉफ्टवेयर को उसने बनाया, जिससे सारी जो सूचियाँ थीं उसको बनाने में मदद मिली। अंतः पुस्तकालय ऋण की सुविधा इसने शुरू की है, इसके लिए ILL की उसने सुविधा करवाई, जिससे शीघ्रता से सामग्री उपलब्ध की जा सके, ऋण से, लोन की तरह होती। ईमेल की इसने सुविधा प्रदान की। भारत में सबसे पहला ऐसा नेटवर्क है जिसने ईमेल की सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की, और इसके लिए उसने नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर का सहयोग भी लिया था, जिससे सस्ती दर पर पुस्तकालयों को ये सारी सामग्री उपलब्ध हो सके। अगला, इसने रेफरल सुविधा भी प्रदान किया था, और रेफरल सुविधा सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी डेटाबेस प्राप्त करने के लिए इसने शुरू किया था। और प्रशिक्षण कार्यक्रम इसने शुरू किया, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए इसने रिफ्रेशर कोर्स का भी संचालन किया था। और उसके बाद डेललिस्ट सर्व सेवा का भी इसने शुरुआत किया था, जिसमें लिबजॉब्स हो गया, नेट हैपनिंग्स हो गया, मेडचिप हो गया, ये सारी सेवाएं इसने शुरू किया। और डेलनेट ने प्रकाशन की भी सुविधा शुरू की। प्रकाशन से क्या फ़ायदा हुआ कि जो नवीनतम जानकारियां हैं न्यूज़लेटर वगैरह के माध्यम से हम तक पहुंच सकती हैं, कि कौन कौन से लाइब्रेरी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजीज आई, सॉफ्टवेयर्स आए, ये सारी चीज़ें इसने प्रकाशन के रूप में शुरू किया। तो डेलनेट का अगर हम लोग बात करें तो ये इन्फ्लिबनेट से ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ। तो आज हम लोगों ने डेलनेट के बारे में जाना, इसके उद्देश्यों, गतिविधियों और सेवाओं के बारे में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।